हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस फंड्स के बारे में। हम समझेंगे ईएलएसएस फंड्स क्या होते हैं, किसको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि आपको साल 2025 के लिए कौन से दो ऐसे ईएलएसएस फंड्स हैं जिनमें अपना पैसा लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रिकमेंडेशंस। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझेंगे ईएलएसएस फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें आप पैसा डालते हैं तो वो जाके इक्विटी मार्केट में लग जाता है, वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है और सेक्शन 80C के अंदर आपको इसमें इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन भी देखने को मिल जाएंगे अप टू 1.5 लाख। अनदर थिंग टू बी नोटेड इज कि इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। आप 3 साल से पहले अपना पैसा ईएलएसएस से नहीं निकाल पाएंगे। 80C के अंतर्गत आ जाने वाली बाकी सभी स्कीम्स में से ईएलएसएस बेटर इसलिए होता है क्योंकि ये आपको हायर रिटर्न्स दे सकता है। अच्छा, जब हम लॉक इन पीरियड की बात करते हैं ईएलएसएस के, तो याद रखिएगा लॉक इन पीरियड 3 साल का है, बट बिकॉज इट वर्क्स लाइक एनी अदर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, इसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल का है। तो 3 साल का लॉक इन पीरियड देख के पैसा मत लगा दीजिएगा कि 3 साल होंगे पैसा निकाल लेंगे, नहीं। ईएलएसएस में पैसा तभी लगाइए अगर आप 7 साल तक रुकने की क्षमता रखते हैं, वरना आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं रीप कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ईएलएसएस में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पज से ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तभी इन्वेस्ट करिएगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलने वाला है। स्टिल अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बारे में और जानकारी चाहिए, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, समझना है ये क्या होते हैं, तो क्लिक ऑन द आई बटन। मेरा डिटेल्ड एनालिसिस दोनों टैक्स रेजिम्स के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए, म्यूचुअल फंड में कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लिक्विडिटी, यानी कि ये ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं। इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा डाल सकते हैं, मगर ईएलएसएस के केस में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिल ही जाएगा। अच्छा, एक और बात पे गौर करिएगा, ये एक और चीज की तरफ इशारा करता है कि जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा निकालता है तो वो 2 सिनेरियो में निकालता है। पहला, जब बहुत प्रॉफिट हुआ हो, और दूसरा जब बहुत लॉस हुआ हो। दोनों ही केसेस में जैसे ही इन्वेस्टर पैसा निकालता है वो रिडेम्पशन में आ जाता है एंड मजबूरन जो फंड मैनेजर होता है उसे हो सकता है कम मार्केट प्राइस पे सिक्योरिटीज बेचनी पड़ जाए। तो इससे जिसने पैसा निकाल दिया उसको कोई मतलब नहीं है, मगर जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अभी भी इन्वेस्टेड हैं इस स्कीम में, उनको इसकी वजह से लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जिसको पैसा निकाल के जाना है वो तो निकल ही लेगा, मगर वो लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड का यही सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि लिक्विडिटी है, वो एक बून की जगह एक कर्ज हो जाता है। मगर अगर हम बात करें ईएलएसएस के केस में, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ये क्लैरिटी रहती है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो 3 साल तो रुकेगा ही रुकेगा इन्वेस्टर। तो वो ऐसे स्टॉक से बेट कर सकता है जहां उसे पता होता है कि इन्वेस्टर्स 3 साल तो रुकेंगे ही रुकेंगे, यानी कि वो जो स्टॉक पिकिंग करता है वो ग्रोथ मॉडल के ऊपर करता है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर करता है। एंड ईएलएसएस में क्योंकि 3 साल के लॉक इन पीरियड की क्लैरिटी होती है तो फंड मैनेजर ज्यादा स्ट्रेटेजाइज कर सकता है एज कंपेयर टू अदर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इवन इफ अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आते हैं, आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स के कंपैरिजन में आपको ईएलएसएस में ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लॉक इन होता है 3 साल का, बशर्ते अगर आप ये लॉक इन बर्दाश्त कर पाए तो। नाउ दैट वी नो कि ईएलएसएस क्या होता है एग्जैक्टली, किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नाउ वी विल सिलेक्ट द 2 ईएलएसएस स्कीम्स फॉर 2025 जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। अब देखिए, ईएलएसएस की कैटेगरी में टोटल 35 स्कीम्स होती हैं जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब टॉप परफॉर्मिंग स्कीम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेंगे बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स, जिसको हम द रिवर्स पिरामिड मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे हमारा कोर फिल्टर, और हमारा पहला फिल्टर व्हिच इज कॉल्ड एंकरिंग। ईएलएसएस का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और उसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल का। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज से कुछ 5 साल पहले
ईएलएसएस कैटेगरी का बेंचमार्क इंडेक्स हुआ करता था BSE 500। बट दिक्कत क्या थी उसमें कि उसमें डिविडेंड पे आउट, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू, राइट इशू ये सब बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं होता था। वो एक बेसिक बेंचमार्क इंडेक्स था। लेकिन सेबी ने कहा कि मान लो BSE 500 के अंदर किसी स्टॉक ने डिविडेंड दिया, डिविडेंड की यील्ड थी 3% या मान लो 5%, तो वो उस इंडेक्स के रिटर्न में नहीं दिख रहा। फंड मैनेजर क्या करते थे कि वो कहते थे कि BSE 500 ने रिटर्न दिए हैं 12% के, मैं दे रहा हूँ 18% के। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 6% का रिटर्न वो दिखा रहे होते थे उसमें डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू, बोनस इशू ये सब कुछ इंक्लूडेड होता था, जो कि BSE 500 में उस टाइम इंक्लूडेड नहीं था। वो बेसिक बेंचमार्क रिटर्न दिखाता था। इसीलिए सेबी ने कहा अरे भैया ऐसे कैसे, एक काम करो एक नई इंडेक्स बनाओ। इसीलिए BSE 500 से हटके एक नई इंडेक्स बनाई गई जिसका नाम था BSE 500 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू, राइट इशू ये सब कुछ इंक्लूडेड होता था। हेंस उसका नाम टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये थी पीछे की कहानी। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। BSE 500 TRI है ईएलएसएस कैटेगरी की बेंचमार्क इंडेक्स। इसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल। यानी कि अगर आपने किसी भी 7 साल के पीरियड में BSE 500 TRI में इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक भी बार BSE 500 TRI में नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिलता। अगर आप लगातार 7 साल के लिए किसी भी 7 साल के पीरियड में इन्वेस्टेड रहते BSE 500 TRI में तो आपको एक भी बार नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता। हेंस द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर ईएलएसएस फंड्स इज 7 years। तो हम अप्लाई करेंगे अपना एंकरिंग का कोर फिल्टर, यानी कि किसी भी स्कीम ने, इन 35 में से किसी भी स्कीम ने अगर 7 साल में एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया होगा तो हम उसे हटा देंगे, ये मानते हुए कि भैया आइडियली 7 साल तो इन्वेस्टेड रहना है ईएलएसएस में। तो अगर 7 साल में भी नेगेटिव रिटर्न कोई स्कीम दे रही है तो फायदा क्या हुआ कि आइडियली 7 साल तक मैं इन्वेस्टेड रहूं। नाउ we will run our algorithm on these 35 schemes to identify कि 7 साल के पीरियड में किस किस स्कीम ने नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किए हैं। मंथली ऑब्जर्वेशन देखते हुए चलेंगे रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, जिससे हमें पता लगेगा कि 9 स्कीम्स तो एलिमिनेट ही हो गई, यानी कि बची टोटल 26 स्कीम। हालांकि हमारे इस एलिमिनेशन प्रोसेस में, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो स्कीम्स भी उड़ जाएंगी जिनको अभी लॉन्च हुए 7 साल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम है आई थी 2021 में, तो उसका अभी 7 साल का डेटा ही नहीं मौजूद है, तो वो स्कीम्स भी एक्सक्लूड हो जाएंगी क्योंकि उनका डेटा ही नहीं मौजूद है और आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन ईएलएसएस का 7 साल का है। देखिए हमारे एल्गोरिथम के मुताबिक जब भी हम कोर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हम रिस्क को काफी हद तक कम कर देते हैं। तो क्योंकि अब रिस्क कम हो गया है तो अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड की या रिटर्न्स की। देखिए दो चीजें हैं, रिस्क और रिटर्न, यही दो चीजें हैं जिन पे फोकस करना है आपको। बाकी सब ज्ञान है, बाकी सब फिलॉसफी है, आपको इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो अब आप मुझसे कहेंगे तो ठीक है आपने रिस्क कम कर दिया, मगर कुछ बताइए अब रिटर्न क्या मिलेगा, कितना पैसा मिल जाएगा मुझे, क्या रिवॉर्ड मिलेगा। आइए अब रिटर्न्स की बात करते हैं और अप्लाई करते हैं हमारा दूसरा फिल्टर, दैट इज बेंचमार्क रिटर्न। बेंचमार्क है ईएलएसएस का BSE 500 TRI, जिसका एवरेज रिटर्न जो है वो 12.54% का है। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, बहुत ध्यान रखिएगा, 7 साल का एवरेज रिटर्न 12.54% का है। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि 1 साल का, 2 साल का एवरेज रिटर्न देख के आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्कीम्स में आपको बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी, ये स्कीम्स बहुत ऊपर नीचे होती हैं। तो क्योंकि आइडियली 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना है, तो हमने रिटर्न उठाए हैं 7 साल के पीरियड के एवरेज के, वो है 12.54% के। अब हम उन सब स्कीम्स को रिमूव कर देंगे जिन्होंने 12.54% से नीचे के रिटर्न्स दिए होंगे, यानी कि 26 स्कीम में से 5 स्कीम हट जाएंगी, बच जाएंगी हमारे पास 21 स्कीम। अब हम अपना तीसरा फिल्टर अप्लाई करेंगे, दैट इज कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सी परफॉर्मिंग स्कीम्स है, कौन सी नॉन परफॉर्मिंग स्कीम्स है। याद रखिएगा 1 साल के बेसिस पे नहीं, 2 साल के बेसिस पे नहीं, कांस्टेंट 7 ईयर के बेसिस पे कौन सी स्कीम्स परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी नहीं परफॉर्म कर रही हैं। एक बात इन्वेस्ट करते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा कि जो स्कीम्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा हो सकता है कि कल जो स्कीम टॉप परफॉर्मर थी वो आज टॉप 25 में भी ना हो। इसीलिए वी कैन नॉट जंप फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर ईयर ऑन ईयर। रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ईएलएसएस का कैटेगरी एवरेज है 14.9% का 7 साल के लिए, तो हर वो स्कीम जिसने 14.9% से कम के रिटर्न्स दिए हैं
उसको हम उड़ा देंगे। तो थर्ड फिल्टर आते आते 11 स्कीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब हमारे पास बची हैं 35 में से सिर्फ 10 स्कीम्स। परहैप्स नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कैटेगरी एवरेज इस फिल्टर की इंपॉर्टेंस। आधी से ज्यादा स्कीम्स उड़ गई, आधी से ज्यादा स्कीम्स एलिमिनेट हो गई। अब हम एक फाइनल फिल्टर अप्लाई करेंगे, रिमूविंग एवलांच इफेक्ट। इस फिल्टर के तहत ऐसी कोई भी स्कीम जिसने पिछले एक साल में अनयूजुअल परफॉर्मेंस, अनयूजुअली हाई, अनयूजुअली लो, अनयूजुअल डेटा शो किया है, उसे हम रिमूव कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हर वो इवेंट जिससे कि स्कीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है उसे हम कंसिडर करें एंड इफ रिक्वायर्ड रिमूव कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांट म्यूचुअल फंड, एक साल पहले तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मगर क्योंकि इस पे रीसेंट एलिगेशंस लगाए हैं, इसकी फंड मैनेजमेंट टीम पे रिसेंटली एलिगेशंस लगे हैं, तो अब इसकी स्कीम्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। सो लो परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3 स्कीम्स और हट गई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सुंदरम एंड बंधन, ये तीनों स्कीम्स हट गई। अब बची हमारे पास सिर्फ 7 स्कीम्स। अब इनमें से आप किसी भी, इन 7 में से किसी भी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, मगर क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको 2 स्कीम बताऊंगी जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, एक बहुत कंसाइज प्रोडक्ट बास्केट आपको दूंगी, इसलिए जो 2 स्कीम जिनमें आपको 2025 में ईएलएसएस कैटेगरी में जरूर पैसा लगाना चाहिए वो है ये इन्वेस्को एंड फ्रैंकलिन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्कीम्स इन्वेस्को और फ्रैंकलिन दोनों के वाइटल्स पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करें इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर के बारे में, तो इसका एयूएम है 2960 करोड़ रुपीस का, टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.91% का, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए का, यानी कि 500 रुपए से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट भी 500 रुपए का है, यानी कि 500 रुपए से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर की, तो इसका एयूएम है 6,855 करोड़ रुपीस का, इसका टीईआर है 1.80% का। इसमें भी आप एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं एंड लमसम भी इसमें आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। अब अगर हम बात करें P2P रिटर्न्स की, यानी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की एज ऑफ 22 जैन 2025, तो आइए डेटा समझ लेते हैं। इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हैं, एक साल में 15.17%, 3 साल में 11.89%, 5 साल में इसने 17.1% के रिटर्न्स दिए हैं एंड 7 साल में इसने 12.76% के रिटर्न्स दिए हैं। बट वहीं फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर ने एक साल में 13.45% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 16.18% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में 18.91% के रिटर्न्स दिए हैं एंड 7 साल में 13.37% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर बात करें P2P रिटर्न्स की, तो 7 साल में इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के P2P रिटर्न्स हैं 12.76% के, फ्रैंकलिन के P2P रिटर्न्स है 13.37% के एज ऑफ 22 जैन 2025। ध्यान रखिएगा ये P2P रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स नहीं है। अगर आपको P2P रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, देन क्लिक ऑन द आई बटन, आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जहां पे आप इन दोनों रिटर्न्स को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन दोनों स्कीम्स में अगर आपने लमसम पैसा डाला होता तो आपको कितने रिटर्न्स देखने को मिल जाते। आइए डेटा की मदद से समझते हैं। अगर आपने इन्वेस्को इंडिया में 1 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और तो 22 जनवरी 2025 को आपका वैल्यूएशन हो जाता है इन्वेस्टमेंट का 2,41,946 रुपीज का, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1,41,946 रुपीज का, जिसपे आपको सीएजीआर जो देखने को मिल जाता वो होता 13.33% का। वहीं अगर आपने फ्रैंकलिन इंडिया में पैसा लगाया होता सेम 1 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपए, तो 22 जनवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो जाती 2,45,528 रुपीज की। आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता 1,45,528 रुपीज का, जिसपे आपको रिटर्न सीएजीआर जो देखने को मिल जाता वो आता 13.56% का। स्क्रीन पे जो डेट आ रही है उस पर ध्यान रखिएगा। अगर आप यही सेम वीडियो 6 महीने बाद देखते हैं तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, वहीं रुक जाएं। ब्लाइंड साइड होके इन स्कीम्स में पैसा मत लगा दीजिएगा। अगर आप 6 महीने बाद ये वीडियो देखते हैं देन डू ड्रॉप अ कमेंट एंड विल प्रोवाइड यू विद द मोर अपडेटेड प्रोडक्ट बास्केट। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। If you have any questions, any issues, any queries, drop a comment below and our team will be happy to get back to you with all the right answers. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। Press the bell icon for instant updates.